एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सो कैसे हैं सभी लोग? हाउ इज एवरीवन? बढ़िया, बहुत अच्छे. एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए. चलिए ग्रेट. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी प्रेयर के साथ. डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड. प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 seconds के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं. Please think about it for 30 seconds. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मिनी वॉक 3 करने वाले हैं. बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स करने वाले हैं क्वेश्चंस के. स्टार्ट करें. सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन पे फाइल अपलोड कर देती हूँ. एंड दिस इज द फाइल ऑन योर स्क्रीन. दिख रहा है सभी को? कुछ स्टेटमेंट्स हैं रैंडम ऑर्डर में जिनको आपको सीक्वेंस करना है. और आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले आज हम करने वाले हैं आरसी प्लस पीजे. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराजम्बल कंबाइन करके दिया हुआ है. वी आर गोइंग टू डू दैट टुडे. तो स्टार्ट करते हैं. जब भी आरसी प्लस पीजे दिया जाए सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे? सबसे पहले आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट सॉल्व करोगे. इसमें भी क्या करोगे? इसमें भी इसको एक शॉर्ट पैसेज मानो. तो इसको शॉर्ट पैसेज मानेंगे और सबसे पहले इसकी क्या करेंगे? रीडिंग करेंगे. चलिए सभी लोग रीडिंग करेंगे. टाइमर के साथ रीडिंग करेंगे. सभी के पास 90 सेकेंड्स का टाइम है. रीड इट और मुझे बताओ किस बारे में ऑथर बात कर रहे हैं. स्किमिंग मत करना, रीडिंग करना बेटा. हाँ जी, पढ़ लिया सब. किस बारे में बात कर रहे थे ऑथर? पीपल हु डू इट, वो लोग जो करते हैं ऑफन, उनको लगता है कि वो उनको नॉलेज मिल रही है प्रॉब्लम में. हम इतने ज्यादा फोकस्ड रहते हैं काम पे कि हम रियलाइज ही नहीं करते कि हम स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं. डॉक्टर विंच कहते हैं, जिनका बहुत पॉपुलर टेड टॉक है कि वर्क रिलेटेड ओवरथिंकिंग को कैसे रोकना है. उन्हें क्या पता चला कि ज्यादातर लोगों को स्ट्रेस कब होता है? वाइल दे आर ऑफ द क्लॉक. इसका मतलब क्या होता है? वो काम जब नहीं कर रहे होते हैं, जब उनको सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है. जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ होते हैं, या रात में बीच में उनको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है. जब मैं रात को उठता हूँ, मैं हर ट्रिक को ट्राई करता हूँ कि मैं अपनी जॉब के बारे में ना सोचूं.
लेकिन ये चीज बहुत अनप्रोडक्टिव होती है। इंस्टेड उन्होंने बोला हमारी जो चिंताएं होती हैं ये हमारे थॉट्स को इन्वेड करती हैं, हमारे थॉट्स को परेशान करती हैं, मतलब थॉट्स को कैप्चर कर लेती हैं, क्योंकि ये जो है बिकॉज दे आर नॉट कॉम्पीटिंग फॉर अटेंशन और रिसोर्सेज, कि वो क्या करती है, कॉम्पीट नहीं कर रही अटेंशन रिसोर्सेज के लिए, हमारे थॉट्स में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं हमारी चिंताएं। ये एक फैमिलियर सिनेरियो है गाय विंच को लेके, उनके लिए जो कि ऑथर हैं इसके, क्योंकि अगर मेरे थॉट्स वॉन्डर करते हैं वर्क रिलेटेड चीजों में तो मैं क्या सोचने लग जाता हूँ, रूमिनेट मीन्स बहुत गहरी सोच में चले जाता हूँ। तो मैं बहुत गहरी सोच में चला जाता हूँ डेडलाइंस को लेके, टास्क नहीं पूरे हो रहे होते उसको लेके। द लाफ फ्री जोक, मतलब मैं ना एक जोक मारता हूँ जो जिसमें हंसी नहीं आएगी, जो मैंने एक मीटिंग में भी बोला था क्या, एंड आई विल बी अवेक फॉर आवर्स, मैं मतलब उसी जोक के बारे में सोचता रहूंगा और फिर मैं घंटों घंटों तक जागता रहूंगा। जब हम हार मान लेते हैं, सकम का मीनिंग क्या होता है, हार मान लेना, तो जब हम हार मान लेते हैं, नेगेटिव वर्क रूमिनेशन, रूमिनेशन मीन्स गहरी सोच, तो नेगेटिव वर्क को हम सोचे जा रहे हैं सोचे जा रहे हैं, हम हार मान लिए हैं कि हम उस सोच को खत्म ही नहीं कर पा रहे, तो लगातार क्या होता है, लगातार थॉट्स जो है इश्यूज को लेके हमारे मन में आते हैं, ऐसा लगता है अर्जेंट हो गए हैं, इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ऐसा डॉक्टर विंच ने बोला। ईच टाइम वी डू इट, हर बार हम इसको करते हैं, हम अपना स्ट्रेस को बढ़ा रहे होते हैं। तो जब हमने इस पूरे पैराग्राफ को बेटा रीड किया, हमें क्या समझ में आया, हमें यही चीज समझ में आई कि पूरा पैराग्राफ एक ही बारे में बात कर रहा है, एंड दैट इज स्ट्रेस। जो काम से रिलेटेड स्ट्रेस होता है उसी बारे में पूरा का पूरा पैराग्राफ बात कर रहा है, कि रात को सोचते हैं, जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तब सोचते हैं काम के बारे में, जब फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में होते हैं तब सोचते हैं काम के बारे में, काम के थॉट्स जो हैं हटा ही नहीं पाते हम अपने दिमाग से। समझ आया पैसेज सभी को, एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चे का कमेंट है, मैम इतने दिन बाद क्लास क्यों? बेटा क्लास तो रेगुलरली हो रही है परफेक्शन की, क्या हो गया आपको? सिर्फ कल नहीं हुई थी, और कल भी वैसे भी यूट्यूब वाली क्लास थी। परफेक्शन बैच की क्लास तो आई थिंक एक भी दिन मिस नहीं हुई है, एक भी दिन ओवर नहीं हुई। ये चीज तो मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि आप लोगों की क्लास एक सिंगल डे भी मिस ना हो। कैसी कैसी बातें करते हो कभी कभी। चाहे मैं बेंगलुरु में हूँ, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, एडिटोरियल रेगुलरली होता है, परफेक्शन आपको बैच में रेगुलरली मिल रहा है, क्या हो गया? चलो फर्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप ट्रू कह सकते हो? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी स्टेटेड एज ट्रू? कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो ट्रू हैं? पूरा पैसेज हमने पढ़ा साथ में, बताओ कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपको ट्रू लग रहे हैं। कोशिश करो, आसान क्वेश्चन है, अगर पैसेज समझ में आया है तो आंसर सबका सही होगा। पहले बताओ ये सही है? लोग जो है इंटरेस्टेड हैं और एंगेज करते हैं उस कंटेंट में जो किस टॉपिक पे होता है, जो टॉपिक पे होता है वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को मैनेज करने में। बताओ, लोग, डॉक्टर विंच ने एक टेड टॉक किया कि किस तरीके से रोक सकते हैं वर्क रिलेटेड ओवरथिंकिंग को, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को, तो बहुत पॉपुलर हो गया। तो बताओ क्या लोग इंटरेस्टेड होते हैं इस तरह की बातों में? वो बातें जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को कम करने के लिए होती हैं, उस तरह की बातों में क्या लोग इंटरेस्टेड होते हैं? होते हैं, लिखा हुआ उनका एक पॉपुलर टेड टॉक है। तो क्या मैं इस बात से इस पॉइंट को स्टेट, इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन है, कैन बी स्टेटेड का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन है। तो पैसेज में लिखा हुआ था कि बहुत ही पॉपुलर टॉक है जहां पे उन्होंने बताया है कि कैसे वर्क वाले स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो इसमें हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाई और हमें क्या समझ में आया कि हाँ बिल्कुल, मतलब लोग इंटरेस्टेड होते हैं इस तरह की बातचीतों को सुनने में कि कैसे स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। कोई परेशानी किसी को भी ए में? चलो बी को ट्राई करो। वर्क ऑफन टेक्स प्रेसिडेंट ओवर एक्नॉलेजिंग वंस स्ट्रेस। हम अपने स्ट्रेस को माने, उससे ऊपर कौन चला जाता है? उसके ऊपर चला जाता है
वर्क मतलब हम मानते ही नहीं हमें स्ट्रेस हो रहा है, हम इतने काम 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 कर लेते हैं कि हम वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। प्रेसिडेंस का मीनिंग क्या, उसके बारे में पहले सोचते हैं स्ट्रेस को मानने से पहले। बताओ, लिखा हुआ था ये बात, लिखा हुआ था। हम इतने फोकस्ड होते हैं काम पे कि हम रियलाइज ही नहीं करते हमें स्ट्रेस हो रहा है। मतलब हम काम को इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि हम रियलाइज ही नहीं कर पा रहे कि हमें स्ट्रेस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वर्क जो है पहले इंपॉर्टेंस ले लेता है स्ट्रेस को मानने। हम स्ट्रेस को मानते ही नहीं है, वर्क में ही इतने बिजी होते हैं। चलो ये भी सही हो गया। देयर इज अ वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी मीन्स कमजोरी। एक कमजोरी है किस चीज की, ऑफ रिलैक्सेशन पीरियड्स। वल्नरेबिलिटी है किस चीज की, रिलैक्सेशन पीरियड की। टू इंट्रूसिव थॉट्स, इंट्रूसिव मीन्स वो थॉट्स जो इन्वेजिव हैं, वो थॉट्स जो हमारे मन में जाते हैं, हम चाहते नहीं है वो आए, लेकिन वो थॉट्स जो हमारे मन में आ जाते हैं, तो हमारा जो रिलैक्सेशन पीरियड है वो खत्म हो जाता है। मतलब हम रिलैक्स करना चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, हमें स्ट्रेस हो रहा है। हम रिलैक्स करना चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, वो वाले थॉट्स आ रहे हैं हमारे मन में, तो हमारा रिलैक्सेशन पीरियड क्या हो रहा है, खत्म हो जाता है, वल्नरेबल हो जाता है, वीक हो जाता है। कहने से ये भी ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ ए, बी एंड सी। कोई परेशानी किसी को भी? समझ आया फर्स्ट क्वेश्चन? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन हमने साथ किया है। अगला क्वेश्चन आप लोग अब खुद से ट्राई करेंगे। आपके पास 1 मिनट का टाइम। ट्राई इट एवरीवन। कौन कौन स्टेटमेंट्स हैं जो फॉल्स आप कह सकते हो? मैं आपको लाइन का मीनिंग बताती हूँ, फिर आप मुझे बताना स्टेटमेंट जिनको आप फॉल्स कह रहे हो। लगातार हम अगर स्ट्रेस को ही डील करते रहेंगे, तो इससे हम प्रॉब्लम कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे, हम अच्छी तरीके से किसी चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे। पहले बताओ, स्ट्रेस पॉजिटिव है या स्ट्रेस नेगेटिव है? और ने स्ट्रेस की बुराई करी है या स्ट्रेस की तारीफ करी है? चलो सभी को क्लियर है स्ट्रेस कैसा नेगेटिव है। अब ए वाले बताओ, स्ट्रेस को लेके पॉजिटिव टोन है या नेगेटिव टोन है? इस क्वेश्चन को टोन से करते हैं। ए वाले स्टेटमेंट में स्ट्रेस को लेके पॉजिटिव टोन है या नेगेटिव टोन है? क्या कह सकती हूँ, स्ट्रेस को लेके नेगेटिव टोन है। लगातार हम इन्हीं इश्यूज पे बने रहेंगे तो हम कंस्ट्रक्टिव नहीं कर पाएंगे, हम अच्छी चीजें नहीं कर पाएंगे। तो टोन इज नेगेटिव। बी को, स्ट्रेस जो है तब होता है जब हमारा डाउन टाइम होता है, जब हम फ्री होते हैं, अवेलेबल होते हैं, तब हमें स्ट्रेस लेना शुरू होता है। और बोला जब ट्रैवल कर रहे हैं, फ्री हैं, जब हम फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं, तब स्ट्रेस होता है। तो ये भी ट्रू हो गई। तो स्ट्रेस तब होता है फ्री होते हैं। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारे अंदर एक इमीडिएसी, अर्जेंसी, हमारे अंदर एक अर्जेंसी का सेंस आ जाता है, करना चाहते हैं तुरंत की तुरंत। लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ? जब स्ट्रेस होता है तो हम क्या फील करते हैं, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट फील करते हैं, हमारे अंदर अर्जेंसी का सेंस आ जाता है, ये काम तुरंत तुरंत होना चाहिए। तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो तीनों ट्रू आंसर व्हाट, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ ए, बी एंड सी। जिन लोगों का वॉइस ब्रेक हो रहा है, बेटा कैमरा ऑफ कर दो, एजुकेटर वीडियो ऑफ कर दो, तो ठीक हो जाए। कोई परेशानी को आगे बढ़े। तो सॉरी, कौन कौन से फॉल्स, डी नहीं, आंसर क्या होगा, ई। कोई भी फॉल्स नहीं है, सारे के क्या है, सारे के सारे ट्रू है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ ए, बी एंड सी। आगे बढ़े।
चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें पैराजंबल वाला पार्ट अरेंज करना है। करें अरेंज? वॉइस ब्रेक हो रहा है, क्या करूं बेटा? कुछ भी नहीं कर सकती। आई कैन जस्ट टेक द और नॉट टेक द क्लास। मेरे पास सिर्फ यही दो ऑप्शन है। अगर आप लोग मुझे बोलोगे कि मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है, स्टक हो रहा है, मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ, क्लास को एंड कर दूं या क्लास को कंटिन्यू कर लूं। सिर्फ दो ही चीजें मेरे पास। आई थिंक जिन लोगों का बहुत ज्यादा स्टक हो रहा है, आप अभी क्लास लीव को रिकॉर्डिंग वाली देख लेना, तो रिकॉर्डिंग में हो जाएगा। चलो 10 स्टेटमेंट्स का पैराजंबल है। पैराजंबल को अरेंज करना है। आधा साथ करेंगे, फिर आधा मैं आप लोगों को खुद से करने के लिए दूंगी। सबसे पहले सभी लोग मुझे ये बताएंगे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो स्टार्टिंग नहीं हो सकता। सभी लोग मुझे क्या बताएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट है जो स्टार्टिंग नहीं हो सकता। चलो ट्राई करो। मैम यहाँ पे इट लिखा हुआ है, यहाँ पे डॉक्टर विंच लिखा हुआ है, और कहीं डॉक्टर विंच का पूरा नाम भी लिखा हुआ था, है ना? कहीं लिखा हुआ था डॉक्टर विंच का पूरा नाम। चलो अभी देख लेते हैं, अगर कहीं पूरा नाम लिखा हुआ होगा तो ये स्टार्टिंग नहीं आ सकता। अच्छा लिखा हुआ है गाय विंच, तो इनका पूरा नाम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे शॉर्ट नेम लिखा हुआ है, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। यहाँ पे मैम ही लिखा हुआ है, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। व्हेन आई कौन है भाई, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। यहाँ पे बट लिखा हुआ है, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। यहाँ पे ही लिखा हुआ है, इंस्टेड लिखा हुआ है, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। यहाँ पे बिकॉज लिखा हुआ है, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। यहाँ पे दिस लिखा हुआ है। जो बच्चे कह रहे हैं जी स्टार्टिंग है, कैसे बोल रहे हो बेटा, पढ़ो तो सही एक बार। दिस लिखा हुआ है, क्या दिस वाला स्टेटमेंट स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। यहाँ पे ही लिखा हुआ है, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये तो गड़बड़ हो गई भी, ये तो गड़बड़ हो गई। इसका मतलब क्या, फिर से देखना पड़ेगा, हमने कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करी है। चलो एक बार फिर से देखते हैं। पीपल हु डू इट किसको करते हैं, नहीं हो सकता स्टार्टिंग। डॉक्टर विंच शॉर्ट नेम लिखा हुआ है, नहीं हो सकता स्टार्टिंग। ही लिखा हुआ है, नहीं हो सकता स्टार्टिंग। अच्छा ये आई वाला हो सकता है, आई का कोई नाउन नहीं है, ऑथर खुद की बात कर रहे हैं, तो व्हेन आई वेकअप तो हो सकता है, ऑथर खुद के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो ये हो सकता है स्टार्टिंग। यहाँ बट लिखा हुआ है, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता। यहाँ ही लिखा हुआ है, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता। दिस लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। बिकॉज लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। डॉक्टर विंच लिखा हुआ है, शॉर्ट नेम लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ही लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग क्या होगा, स्टार्टिंग विल बी डी। कोई परेशानी किसी को भी, एनी वन एनी प्रॉब्लम स्टार्टिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने में? चलो अब कुछ और कॉम्बिनेशन बनाने की बात करते हैं। यहाँ पे आई की बात हो रही है, आई मतलब ऑथर खुद की बात कर रहे हैं, तो इस आई की बात कहाँ हो रही है? ऑथर जो है खुद की बात कर रहे हैं, तो ऑथर खुद की बात और कहाँ कर रहे हैं? तो देखते हैं कहीं आई या वी कहीं लिखा हुआ है क्या? तो यहाँ पे भी आई नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे तो डॉक्टर विंच लिखा हुआ, ये तो अभी आ नहीं सकता, ये तो फुल फॉर्म के बाद आएगा। यहाँ पे भी आई और वी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे भी आई और वी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ, हाँ यहाँ लिखा हुआ है। इफ माई थॉट्स, अगर मेरे थॉट्स कुछ भी काम वाली चीज में चले जाते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा सोचने लग जाता हूँ इन चीजों के बारे में। एच में लिखा हुआ है, यहाँ पे डॉक्टर विंच लिखा हुआ है, तो ये तो फुल फॉर्म के बाद आएगा, तो ये भी नहीं आ सकता। यहाँ पे ही लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं आ सकता। क्या डी और एच सभी को क्लियर है? कोई भी परेशानी डी और एच में? स्ट्रैटेजी सीखना, स्ट्रैटेजी से बता रही हूँ, बिल्कुल ऐसे समझा रही हूँ जैसे मैं खुद सॉल्व कर रही हूँ इस पैराजंबल को।
क्यों? जिससे कि आपको भी पता चले कि आपको भी कैसे करना है, तो किस तरीके से सोच के करना है। चलो, डी और एच हो गया कि जब मैं रात को उठा, मैंने हर चीज को कोशिश की कि मैं अपनी जॉब के बारे में मत नहीं सोचूं, क्योंकि अगर मेरे थॉट्स चले गए कुछ भी सोचने को लेके, तो मैं पूरी रात सोचता ही रह जाऊंगा। चलो, अब ऑथर ही अपने बारे में बात कर रहे हैं। अब हमने आगे देखा तो हमें क्या समझ में आया? अब हमें समझ में आया कि सब जगह डॉक्टर विंच की ही बात हो रही है। डॉक्टर विंच की बात हो रही है ज्यादातर सारे स्टेटमेंट्स में। डॉक्टर विंच लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है, डॉक्टर विंच लिखा हुआ है, इट लिखा हुआ है। सब जगह डॉक्टर विंच की बात हो रही है। तो सबसे पहले डॉक्टर विंच का पूरा बता दें, तब उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर विंच का पूरा नाम तो बता दे, फिर उनके बारे में बात करेंगे। तो डॉक्टर विंच का पूरा नाम कहाँ लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है जी कहाँ आया? यहाँ आया। कोई परेशानी तक? चलो, तो डॉक्टर विंच के लिए बहुत फेमिलियर था। डॉक्टर विंच ने क्या बोला? डॉक्टर विंच के लिए बहुत फेमिलियर सिनेरियो था जो डी और एच में हुआ। डॉक्टर विंच के लिए बहुत नॉर्मल सी बात थी। चलो, तो अब डॉक्टर विंच के लिए अगर ये बहुत नॉर्मल सी बात थी, तो अब हम देखेंगे कि डॉक्टर विंच के बारे में क्या क्या बोला है। तो कहाँ कहाँ विंच ने बोला है? एक तो डॉक्टर विंच ने बी में बोला है कि हम इतने ज्यादा फोकस्ड रहते हैं काम पे कि हम रियलाइज नहीं करते हमें स्ट्रेस हो रहा है। डॉक्टर ने सी में भी बोला है कि ज्यादातर लोगों को वर्क रिलेटेड स्ट्रेस तब होता है जब वो कहाँ होते हैं, ऑफ द क्लॉक होते हैं, जब वो फ्री होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ होते हैं, या फिर रात में बिजी होते हैं, रात में होते हैं। तो उस समय उनको क्या होता है? उस समय उनको स्ट्रेस होता है। चलो, और कहाँ बोला है? एक उन्होंने जे में बोला है, हर बार हम करते हैं तो हम अपना स्ट्रेस रिस्पॉन्स को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। उन्होंने एफ में भी कुछ बोला है। अरे राम, पूरे पैराग्राफ में बोला ही बोला है उन्होंने। ई में भी बोला है। और कहाँ बोला है? आई में भी बोला है। तो उन्होंने बेसिकली बी, सी, ई, एफ, आई और जे, इन सारे स्टेटमेंट्स में बोला ही बोला है। चलो, अब हमें इन सारे स्टेटमेंट्स को क्या करना है? इन सारे स्टेटमेंट्स को अरेंज करना है कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। चलो, तो उसके लिए कुछ कुछ पेयर्स बनाने पड़ेंगे। कुछ कुछ पेयर्स बनाने पड़ेंगे। चलो, पहले मुझे बताओ, बी का पेयर किसके साथ है? हम इतने ज्यादा फोकस हो जाते हैं कि हम काम करते समय तो लगता ही नहीं है हमें स्ट्रेस हो रहा है। हमें स्ट्रेस हो रहा है हमें कब पता चलता है? जब हम फ्री होते हैं। तो क्या सभी को समझ में आ रहा है सी और बी का पेयर है? उन्होंने इस बात को आइडेंटिफाई किया कि ज्यादातर लोगों को जो स्ट्रेस होता है तब होता है जब वो फ्री होते हैं, इतने ज्यादा काम पर फोकस होते हैं कि जब काम कर रहे हो तब नहीं लगता स्ट्रेस हो रहा है। बी जो है सी का ही एक्सप्लेनेशन है। बी जो है सी का ही एक्सप्लेनेशन है। क्या सी और बी का पेयर सभी को क्लियर है? चलो, आगे कुछ और कॉम्बिनेशन, कुछ और पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। इस एफ का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एक मिनट दीजिए ना, कॉल आ रहा है। चलो, इस एफ का बट इट इज एक्चुअली अनप्रोडक्टिव। चलो, कौन सी बात बताओ अनप्रोडक्टिव होती है? बट इट इज एक्चुअली अनप्रोडक्टिव। तो कौन सी चीज है जो अनप्रोडक्टिव है? कौन सी चीज है जो अनप्रोडक्टिव है? आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, कहीं पता चल रहा है? एक मिनट। हेलो, एक्चुअली मैं अभी क्लास में, आपको थोड़ी देर में बात करूँ?
class right now. हाँ जी, चलो हाँ, कोई बात नहीं, अभी हमें एफ का कॉम्बिनेशन नहीं मिला, कोई बात नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, डी का पेयर बनाने की कोशिश करते हैं. ईच टाइम वी डू इट, जितनी बार हम इस चीज को करते हैं उतना ज्यादा हम अपना स्ट्रेस रिस्पॉन्स बढ़ा रहे हैं. तो किस चीज को हम करते हैं, जितनी बार हम उसको करते हैं उतना ज्यादा हम अपना स्ट्रेस रिस्पॉन्स बढ़ाते हैं. किस चीज को हम करते हैं इससे हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा होता है, कहने से जो अनप्रोडक्टिव वर्क है जिसको हम कर रहे हैं, अनप्रोडक्टिव वर्क को कर रहे हैं, ये तो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा. और क्या, नहीं, अनप्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, जितनी बार हम कर रहे हैं उतना ज्यादा क्या कर रहे हैं, अपना स्ट्रेस रिस्पॉन्स बढ़ा रहे हैं. हाँ, ई और जे का अभी पेयर लग रहा है, आई का पेयर भी लग रहा है, हमें अर्जेंट फील होता है, इम्पोर्टेंट फील होता है. तो ईच टाइम वी डू इट, इस चीज को कर रहे हैं, इसका तो इट का तो कोई नाउन, ये इट, ये दोनों दोनों इट कनेक्टेड है. अनप्रोडक्टिव होता है, जितना हम करते हैं उतना ज्यादा हमारा रिस्पॉन्स बढ़ता है. चलो, अच्छा यहाँ बट लिखा हुआ है, अब हमें कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, ध्यान से समझना, दोबारा भी समझा दूंगी, डोंट वरी. यहाँ पे बट लिखा हुआ है, बट के आगे टोन नेगेटिव थी, अब कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, राइट. इसमें बट लिखा हुआ था, बट के आगे टोन नेगेटिव थी, तो क्या मैं कह सकती हूँ बट के से पहले टोन पॉजिटिव होगी, लेकिन ये चीज अनप्रोडक्टिव है, तो बट से पहले टोन पॉजिटिव होनी चाहिए. कौन सा टोन पॉजिटिव है, ए में. लोगों को लगता है कि उनको प्रॉब्लम नॉलेज मिल रही है, लेकिन बेकारी का काम होता है वो. लोगों को लगता है कि नॉलेज मिल रही है, पॉजिटिव टोन है, लेकिन बेकार होता है. क्या ए ई जे भी क्लियर हुआ सभी को? इज ए ई जे क्लियर टू एवरीवन? चलो, लोगों को लगता है, लोगों को लगने की बात क्या हो रही है, लोगों को क्या लगता है, ए से बताओ क्या आएगा. लोगों को लगता है कि जो चीज वो कर रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए रात को सोचते समय भी वो काम के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि नॉलेज मिल रही है, लेकिन सब बेकारी की बात है. क्या आई ए ई जी क्लियर है? आई ए ई एन जी. जिन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा, मैं एक बार पूरा फिर से समझाऊंगी, थोड़ा सा बड़ा पैराजम्बल है, इसलिए बहुत फोकस से समझना पड़ेगा, कहीं बीच में भी लिंक टूटेगा तो प्रॉब्लम होगी. तो एक सीक्वेंस हमारा बन चुका है, आई ए ई एन जी. जब फ्लो चार्ट समझाऊंगी और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी. चलो, अब आगे बढ़ते हैं. अब हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट्स बचे हुए हैं, हमारे 3 स्टेटमेंट्स बचे हुए हैं. एक तो बी बचा हुआ है, एक सी बचा हुआ है, नहीं सी बी का तो हमने पेयर बना लिया था, सी बी तो हमने बना लिया था, आई ए ई जी भी बना लिया है. हमारा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बचा हुआ है, एंड दैट स्टेटमेंट इज एफ. इंस्टेड ही सेड, उन्होंने क्या बोला, हमारी जो चिंताएं हैं वो हमारे थॉट्स में जाती हैं, क्योंकि वो कोई अटेंशन और रिसोर्सेज उसमें कॉम्पीट नहीं कर रही. हमारी चिंताएं हमारे थॉट्स में कब जाती हैं, जब हमारा माइंड फ्री होता है, क्योंकि कोई कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा होता. अब ये एफ कहाँ आएगा, हमारी जो चिंताएं हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, वो हमारे डाउन टाइम में आ रहे हैं, जब हम फ्री हैं तब आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको सोचते रहते हैं. फिर वो जो थॉट्स हमारे मन में आ रहे हैं, जब हम उनके आगे हार मान लेते हैं, तो हमारे थॉट्स हमारे मन में आए, उसके बाद हमने उनके आगे हार मान लिया और वो लगातार हमारे दिमाग में चलते रहे. इसका मतलब एफ और आई का भी पेयर था. तो फाइनल सीक्वेंस हमारा क्या बना था, डी एच जी सी बी एफ आई ए ई एन जी. दिस वॉज द फाइनल सीक्वेंस. एक बार फिर से समझते हैं पूरा पैराग्राफ, क्योंकि हुआ क्या, बीच में वो कॉल आ गया तो पूरा का पूरा फ्लो ब्रेक हो गया. एक बार फिर से समझते हैं, अब आपको बहुत इजी लगेगा. सबसे पहले तो
ये सभी को क्लियर था, डी स्टार्टिंग स्टेटमेंट था, क्योंकि बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट्स में क्या लिखा हुआ था, ही लिखा हुआ था, इट लिखा हुआ था, दिस लिखा हुआ था। इसका मतलब सिर्फ एक ही स्टेटमेंट था जो स्टार्टिंग हो सकता था, वो था डी। डी में आई लिखा हुआ था, और फिर उसके बाद सब में डॉक्टर विंच की बात हो रही थी, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बचा था जिसमें ऑथर ने अपनी बात की थी आई के बाद, और वो कौन सा स्टेटमेंट था जिसमें ऑथर ने अपनी बात की थी, वो एच था, माई थॉट। का मतलब क्या है, यहाँ पे आई लिखा हुआ था, यहाँ पे माई लिखा हुआ था, इसलिए आई और का पेयर बना था, डी और एच का पेयर बना था। कोई परेशानी किसी को भी, यहां तक कोई दिक्कत? चलो, तो ये वाला कॉम्बिनेशन बिल्कुल, इस कॉम्बिनेशन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद हमने क्या बोला, जो ऑथर के साथ होता है, जो ऑथर का होता है, सेम बात की है डॉक्टर गाय, क्या नाम था उनका पूरा, गाय विंच। तो गाय विंच ने वही सेम बात करी है जो ऑथर के साथ होता है, इसका मतलब यहाँ क्या लगा, यहाँ पे लगा जी। कोई परेशानी किसी को भी? डी एच जी में यहाँ तक बहुत इजी था। चलो, अब ये जो विंच है, इन्होंने दो बातों को बताया। पहली बात इन्होंने क्या बताई कि जब भी हम फ्री होते हैं तब हमारे थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। जब हम फ्री होते हैं, हमें स्ट्रेस होता है। इसी बात को उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया, किस बात को कह के, क्योंकि जब काम कर रहे होते हैं तो काम की बातें होती हैं, तो उस समय स्ट्रेस नहीं आता, जब खाली होते हैं तभी स्ट्रेस होता है। तो जी में डॉक्टर विंच ने जो बात कही वो किसमें बता रखी थी, सी और बी में, कि जब हम फ्री होते हैं तभी हमारा माइंड स्ट्रेस आता है। क्यों? क्योंकि जब काम कर रहे होते हैं तब तो काम वाली बातें होती हैं। क्या सी और बी सभी को क्लियर था? यहां तक कोई भी दिक्कत किसी को भी? डी एच सी एफ सॉरी डी एच सी सॉरी डी एच जी सी और बी, कोई भी परेशानी? यहां तक इजी था। चलो, अब आते हैं आगे का करते हैं। अभी इन्होंने इसी बारे में बात की है कि जब हम फ्री होते हैं तब हमें स्ट्रेस होता है, जब हम काम कर रहे होते हैं तब उस समय स्ट्रेस नहीं होता। इसी बात को क्या हम कह सकते हैं, इसी बात को और अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है एफ में। उन्होंने पॉपुलर टेड टॉक किया कि हम इतने फोकस्ड होते हैं काम पे कि हम रियलाइज नहीं करते कि हम स्ट्रेस हो रहे हैं। उन्होंने, उनका एक टेड टॉक भी है कि ओवर थिंकिंग को कैसे लिमिट करना है, इसी बात को और एक्सप्लेन किया। हमारे वरीज हमारी दिमाग में तभी आते हैं जब हम फ्री होते हैं। इंस्टेड, क्या समझ में आ रहा है? इंस्टेड से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। काम पे फोकस होते हैं तो काम के टाइम पे स्ट्रेस नहीं होता, बल्कि कब होता है, बल्कि स्ट्रेस तब होता है जब हम फ्री होते हैं। इंस्टेड क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर होता है। तो जब काम कर रहे होते हैं तब स्ट्रेस नहीं होता, बल्कि तब होता है जब फ्री होते हैं। तो इंस्टेड का मतलब क्या है? इंस्टेड का मतलब है बल्कि। दो अलग अलग चीज की बात हो रही। काम कर तो स्ट्रेस नहीं है, पॉजिटिव टोन, जब फ्री हो तब स्ट्रेस है, फिर से नेगेटिव टोन। दोनों को कनेक्ट किसने किया? इंस्टेड ने। कोई परेशानी किसी को भी? तो इसका मतलब क्या है, बी और एफ का कॉम्बिनेशन किसकी हेल्प से बना आपका? बी और एफ का कॉम्बिनेशन बना आपका इंस्टेड की हेल्प से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अब इसके बाद हमने पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बनाया था आई ए ई और जी का। वो कॉम्बिनेशन हमने कैसे बनाया था आई ए ई और जी का? सबसे पहले तो हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया था बट की हेल्प से। बट ये चीज अनप्रोडक्टिव होती है। कौन सी चीज अनप्रोडक्टिव होती है? बट के आगे क्या थी? नेगेटिव टोन थी। इसका मतलब क्या, इससे पहले पॉजिटिव टोन आनी चाहिए थी। तो हमारा एक कॉम्बिनेशन बना था ए और ई का, किसकी हेल्प से? बट। लोगों को लगता है वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अनप्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं, एक्चुअल में वो गलत ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता। और जितनी बार वो उस अनप्रोडक्टिव काम को करते हैं, यहाँ पे इट लिखा हुआ था, फिर आगे इट, जितनी बार वो उस अनप्रोडक्टिव काम को करते हैं उतना ज्यादा फिर वो स्ट्रेस बढ़ा देते हैं। तो ए ई और जी का कॉम्बिनेशन बना इट से। अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, जितनी कर रहे हैं उतना स्ट्रेस बढ़ रहा है, जितनी बार कर रहे हैं उतना स्ट्रेस बढ़ रहा है। अब कौन सा अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं? यहाँ पे लिखा हुआ था
वो अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो नॉलेज मिल रही है। कौन सा अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं कि बार बार सोचे जा रहे हैं उसी टॉपिक के ऊपर। तो कौन सा अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, बार बार नेगेटिव वर्क रुमिनेशन, बार बार अपने काम के बारे में सोचे जा रहे हैं, बार बार अपने इश्यूज के बारे में सोचे जा रहे हैं। उनको लग ऐसा रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन काम एकदम अनप्रोडक्टिव है। इसका मतलब आई कहाँ पर आया, आई आपका यहाँ आया। आई में वर्क लिखा हुआ है जो वो कर रहे हैं, ए में लिखा हुआ है वो वर्क खराब है, ई में लिखा हुआ है, ई और जे में लिखा हुआ है उनको लग तो ऐसा रहा है ए में कि अच्छा काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो काम जो कर रहे हैं वो बहुत ही खराब कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए। मजा आया पूरे पैराजंबल में। तो छोटे छोटे से पेयर्स थे इसमें। फॉर एग्जाम्पल आई और ए का पेयर था, यहाँ पे वर्क एक्सप्लेन किया था जो वो कर रहे थे, वहां पे बोला गया था उनको लगता है अच्छा कर रहे हैं। ए और ई का पेयर था, बट की हेल्प से। ई और जे का पेयर था। तो छोटे 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 बहुत सारे पेयर्स थे इस पैराजंबल में। हार्ड था बेटा, 10 स्टेटमेंट का पैराजंबल, आप समझ सकते हो कितना हार्ड था। होता क्या है, जब भी 10 स्टेटमेंट का पैराजंबल होता है, हम पेयर्स बना लेते हैं बट उनको अरेंज नहीं कर पाते, या बहुत सारे पेयर्स बना लेते हैं, पता ही नहीं होता कौन सा पेयर कहाँ आएगा। बट इस तरह के पैराजंबल को कर लर्निंग बहुत अच्छी होती है। इस तरह के पैराजंबल से को अगर आप करोगे, इस तरह के पैराजंबल्स को प्रिपेयर करके जाओगे, तो एग्जामिनेशन में जो भी पैराजंबल आएगा आपको बहुत ईजी लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको पेयर्स बनाना आ गया है। कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी किसी को भी? तो हमारे आंसर्स क्या क्या हो गए? 3 कॉन्सिक्यूटिव स्टेटमेंट्स कौन कौन से हो गए? पूरा सीक्वेंस हमारा बना था DHGCFIAEG। तो 3 कॉन्सिक्यूटिव स्टेटमेंट्स हमारे हो गए, आई, ए और ई। IAE बना था ना? हाँ राइट। फर्स्ट एंड द लास्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट है डी, लास्ट स्टेटमेंट है जे, तो डी और जे। थर्ड एंड द फोर्थ स्टेटमेंट, थर्ड इज जी, फोर्थ इज सी, तो जी एंड सी, दैट मीन्स नन ऑफ द अबव। समझ आया सभी को? आगे बढ़े। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मैम आशीष सर की क्लास, अंकुश सर की क्लास। बेटा मेरे पास कोई जवाब नहीं है उसका, इसलिए मैं आप लोगों को आंसर नहीं दे रही हूँ। जैसे ही मुझे आंसर मिलेगा आई विल डेफिनेटली गिव यू, बट अभी के लिए आई डोंट हैव एनी आंसर। इसीलिए प्लीज फोकस ऑन द क्लास, क्लास पर फोकस कीजिए। चलो, करना क्या है, 2 पार्ट्स हैं बेसिकली। पहला पार्ट क्या है, द फर्स्ट पार्ट, यहां पे आपको फिल करना है। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, फिल करने के बाद आपको रीअरेंज करना है। ये वाला पैटर्न आपको SBI PO में बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है। IBPS PO में भी आ जाता है, मेंस में बहुत बार। चलो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे बताना है यहाँ पे क्या आएगा, और फिर अरेंज करते हैं। उसके लिए भाई अब डिफिकल्टी लेवल एक थोड़ा सा ऊपर हो गया है, क्योंकि जो करना वो भी क्या है, एक ईडियम है। तो पहले तो ईडियम का मीनिंग पता होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद उसको वहां लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद अरेंज भी करना है। तो 3 स्टेप्स है। पहले मैं आपको तीनों ईडियम्स का मीनिंग बताती हूँ। ब्रेक द कोड, एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज थी, आपने उसको ब्रेक कर दिया। एक तिजोरी थी, उसमें कोड लगा हुआ था, उसके अंदर कोई खजाना था, आपने उस ब्रेक, यू ब्रोक द कोड। इसका मीनिंग क्या है, आपने किसी बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। सॉल्व्ड अ वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। समझ आ रहा है सभी को? आप लोगों को मैं इडियम्स ऐसे याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको याद रह जाए। चलो, अगला है ब्रेक न्यू ग्राउंड। न्यू, कोई नई चीज आपने ढूंढ के निकाली है, तो ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब क्या आ रहा है,
आपने कोई इनोवेशन किया है, राइट, इनोवेट समथिंग। चलो अगला, ब्रेक द मोल्ड। मोल्ड का मतलब क्या होता है? मोल्ड होता है एक सांचा। जैसे आपने देखा है ना, घड़े बनते हैं, कोई भी चीज बनती है सांचे के अंदर बनती है, हाँ ढांच, सांचे को बोलते हैं मोल्ड। एक सांचा था जिसके हिसाब से सब कुछ हो रहा था, आपने क्या किया, उस सांचे को ही तोड़ दिया। एक सांचा था जिसके हिसाब से सब कुछ हो रहा था, आपने क्या किया, उस सांचे को ही तोड़ दिया। मतलब आपने बहुत ही डिफरेंट तरीके से काम को करके दिखाया। उस सांचे के हिसाब से नहीं किया आपने, आपने काम बहुत डिफरेंट तरीके से किया। टू डू समथिंग इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। चलो अब मुझे बताओ आंसर क्या लग रहा है, कौन सा आ सकता है? ये जो है एक वेलकम कदम है, दैट कैन फाइनली, जो क्या कर सकता है, एक बिल को पास किया गया, वो बिल क्या कर सकता है, एक बहुत ही वेलकम मूव है जो क्या कर सकता है, सांचे को तोड़ सकता है, कुछ इनोवेट कर सकता है। इनोवेशन की बात नहीं कर रहे हम, बात कर रहे हैं कि जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ब्रेक द कोड, तो आंसर इज व्हाट, ओनली ए। तो विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो रही है, विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है कंट्री जो फेस कर रही है कि विमेन जो है काफी पीछे रह गई हैं पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल ग्राउंड पे, पॉलिटिकल ग्राउंड्स में, तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो आंसर क्या हुआ, ओनली। सी क्यों नहीं हुआ? सी का मतलब है किसी चीज को बहुत अलग तरीके से करना। यहाँ पे किसी काम को अलग तरीके से करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। यहाँ पे कोई एक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी काम को करने की बात नहीं हो रही है कि इस काम को अलग ढंग से किया गया। तो सी तो दूर दूर तक नहीं आ सकता। एक बार को आप मुझको पूछते कि मैम बी क्यों नहीं, तो मैं समझ सकती थी क्योंकि बी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। सी में तो दूर दूर तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। अब बी में क्यों कंफ्यूजन था? ब्रेक न्यू ग्राउंड, इनोवेट करना। इनोवेट करने का मतलब होता है किसी नई चीज को बनाना। तो यहाँ पे हम किसी नई चीज को बना नहीं रहे, एक बहुत सालों से चलती हुई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए बी नहीं हो सकता। चलो अब आपको क्या करना है, अच्छा ग्लास सीलिंग सभी को पता है क्या होती है, पॉलिटिकल ग्लास सीलिंग। जब मेरे एमबीए के एग्जाम्स थे, इनफैक्ट एमबीए में क्या होता है, जीडीपीआई होता है। आपको कहीं से एमबीए करना है तो आपको पहले कैट का एग्जाम क्लियर करना होगा, फिर जीडीपीआई करना होगा। तो जीडी में हमारा टॉपिक था कैन विमेन ब्रेक द ग्लास सीलिंग, और ये बात है 2014 की। तो ग्लास सीलिंग का मतलब क्या होता है? ग्लास सीलिंग का मतलब होता है ये कोई टॉप पोजीशन है, ये विमेन है, यहाँ ग्लास है, तो विमेन को दिख तो रही है ये ग्लास सीलिंग, सीलिंग बना देती हूँ इनफैक्ट, इसको ऐसे समझो, ये कोई टॉप पोजीशन है, ये ग्लास की सीलिंग है। तो हो क्या रहा है, टॉप की पोजीशन दिख तो रही है, लग भी रहा है कि पहुंच जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि बीच में एक सीलिंग है जो ग्लास की है, मतलब वो पोजीशन कभी पहुंच ही नहीं जा सकती। तो इसको बोलते हैं ग्लास सीलिंग होना। मतलब यू कैन सी समथिंग, you want to be there and you feel that you can be there, but in reality you can never reach there. That is glass ceiling. चलो नेक्स्ट, अब इसको अरेंज करेंगे सभी लोग, इसमें मैं आपको पोल दूंगी, अरेंज करके मुझे बताइए आंसर क्या होगा।
चलो इसको अरेंज करते हैं। पहले मुझे बताओ, ये समझ में आ रहा था? इट वॉज टेबल्ड, इसको टेबल किया गया इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में टेबल किया गया। क्या सभी लोगों को सी और बी का पेयर क्लियर था? टेबल का मीनिंग है तो सामने रखना, तो उसको पार्लियामेंट में सामने रखा गया, प्रेजेंट किया गया। सी और बी का पेयर था, दो ही ऑप्शन एलिमिनेट हुए बस। चलो कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे इट लिखा हुआ है, यहाँ पे रिजर्वेशन बिल लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये नाउन है और ये इसका प्रोनाउन है। तो नाउन जो है हमेशा अपने प्रोनाउन से पहले आता है, तो इसका मतलब है सी तो कभी पहले आ ही नहीं सकता, हमेशा सी से पहले डी आएगा। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो गए। तो आंसर इज व्हाट? डी, सी, बी एंड ए। तो जो पैसेज जो पास किया गया विमेन रिजर्वेशन बिल को लोकसभा में, पार्लियामेंट ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स आफ्टर, 30 साल पहले बाद जब इसको पहली बार पार्लियामेंट में रखा गया था, ये एक वेलकम मूव है जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और एक पॉलिटिकल ग्लास सीलिंग को तोड़ सकता है। कोई परेशानी? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मीनिंग बता दूं? चलो, पहला है टर्निंग द टेबल्स, टेबल्स टर्न कर दी, मतलब पहले आप हार रहे थे, वो जीत रहा था, अब वो हार रहा है, आप जीत रहे हो। इसका मतलब क्या होता है? टर्निंग द टेबल्स मीन्स टू रिवर्स अ सिचुएशन, एक पूरी पूरी सिचुएशन को क्या कर देना, बिल्कुल ही उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना। चलो अगला है चेंजिंग द लैंडस्केप, लैंडस्केप मीन्स पूरे पूरे एनवायरनमेंट को ही आपने बदल दिया, मतलब टू ब्रिंग अ बिग चेंज। आप क्या किए, आपने बहुत बड़ा चेंज लेके आए, यू हैव चेंज द लैंडस्केप, मतलब बहुत बड़ा चेंज ले आए आप। चलो अगला है चेंजिंग द चैनल, अभी आप जी टीवी देख रहे थे, अब आप स्टार प्लस देख रहे हो, तो मतलब क्या कर रहे हो आप, अभी आप इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, अब आप दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हो। तो चेंजिंग द चैनल का मतलब क्या होता है, आपने अपनी अटेंशन एक टॉपिक से हटा के दूसरे टॉपिक की तरफ डाल दी। पहले आप क्यों सास भी कभी बहू थी देख रहे थे, अब आप पवित्र रिश्ता देख रहे हो। आते भी है ये सीरियल्स, नहीं आते टीवी पे। तो चेंजिंग द चैनल मीन्स टू डाइवर्ट one's attention from one topic towards other, from one topic to another, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की तरफ आप क्या कर रहे हो, अपना अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हो। चलो आंसर बताओ। किसी चीज को हम अमेंड कर रहे हैं, एक जो पूरा का पूरा बिल है वो क्या हो रहा है, अमेंड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। तो कौन कौन से फ्रेजेस हैं जहां पे चेंजेस की बात हो रही है? टर्निंग द टेबल्स, मैम टेबल्स टर्न हो रही है, सिचुएशन रिवर्स हो रही है, मतलब चेंजेस आ रहे हैं। चेंजिंग द लैंडस्केप, चेंजेस आ रहे हैं। क्या चैनल चेंज कर रहे हैं, एक टॉपिक से हटा के दूसरे टॉपिक की तरफ अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं? नहीं। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंजमेंट भी कर लो, इसमें पोल दे दूंगी। चलो अरेंज इट, ऑप्शंस भी देख लो।
क्या सीक्वेंस बना हमारा? द 120th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और द नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसका नाम है, और ये नाम है या फिर ये नाम है? इसका मतलब सी और बी का तो पेयर था। ये क्या कर रहा है? इसको अमेंड कर रहा है। कैसे? ये लैंडस्केप चेंज कर रहा है। अच्छा, कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, इसके बाद मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम V1 प्लस ING से देते हैं, इसका मतलब ए। अच्छा, इन द लोकसभा सीट्स कहाँ पर होती हैं? लोकसभा में होती है। ए और डी का भी पेयर है, तो C, B, A एंड D, पूरा का पूरा सीक्वेंस ऐसे ही बन गया, ऑप्शंस को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आंसर क्या था? आंसर वाज C, B, A एंड D, ऑप्शन नंबर बी। कोई परेशानी? चलो मैम, बी में दिस का सब्जेक्ट क्या है? सीक्स टू अमेंड दिस, जो लोकसभा इस चीज को अमेंड कर रहे हैं। कोई पिछला सेंटेंस होगा जिसमें दिस के बारे में बात हो रही होगी, इस सेंटेंस में दिस के बारे में कोई बात नहीं हो रही। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। चलो इसमें डायरेक्टली मैं पोल देती हूँ, देखते हैं कितने लोगों का ठीक निकलता है। टर्निंग दी अदर चीक, इसका मीनिंग क्या है? चीक का मीनिंग होता है गाल। किसी ने एक गाल पे थप्पड़ मारा, आपने क्या किया? दूसरा गाल आगे कर दिया। यू टर्न योर नेक्स्ट चीक। मीनिंग क्या समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन नॉन वायलेंटली। आप लड़ना ही नहीं चाहते, कोई बात नहीं, एक थप्पड़ मारा है बेटा, दूसरा भी मार लो। तो रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन नॉन वायलेंटली, उसको क्या बोलते हैं? टर्निंग द अदर चीक, बट वायलेंस हम नहीं करेंगे। अगला, टर्निंग द टाइड। टाइड पता है सभी को क्या होता है? टाइड मून की ग्रेविटी की वजह से समुद्र में जो लहरें उठती हैं उनको बोलते हैं टाइड। तो अपने टाइड को टर्न कर दे। दो टाइड्स होते हैं, हाई टाइड होता है, एक लो टाइड होता है। तो हाई टाइड था, आपने उसको लो टाइड बना दिया, मतलब आपने सिचुएशन चेंज कर दी। टू रिवर्स आ सिचुएशन, हमें तो टाइड वो वॉशिंग पाउडर पता है। चलो अगला, टर्निंग अ कॉर्नर। जब आपने गाड़ी चलाना सीखा था तो गाड़ी सीधी सीधी चलाना ज्यादा इजी होता था, कॉर्नर से टर्न करना इजी होता था? आई यूज टू रिमेम्बर, हमारे एक भैया होते थे, नाहर भैया, आई यूज टू टेल हिम कि सीधी सीधी जितनी चलवानी है चलवा लो, उसके बाद जब कॉर्नर आएगा तो तुम घुमा लेना। तो टर्निंग द कॉर्नर, देन वन डे आई इवेंचुअली स्टार्टेड टर्निंग द कॉर्नर। फिर एक दिन ऐसा आया प्रैक्टिस करते करते कि मैं कॉर्नर टर्न करना स्टार्ट कर दी, मतलब जो डिफिकल्ट पार्ट था उसको आपने ओवरकम कर लिया। टू ओवरकम द डिफिकल्ट पार्ट। फिर जब कॉर्नर टर्न करना स्टार्ट हुआ, देन आई यूज्ड टू टेल हिम, देखो गाड़ी में चला के ले जाऊंगी, वापस भी ले आऊंगी, बट पार्किंग तुम कर दिया करना। सो टर्न अ कॉर्नर मीन्स टू ओवरकम द डिफिकल्ट पार्ट। चलो अब देखते हैं क्या क्या इसमें आंसर्स हो सकते हैं। इट इज लॉडेटरी, ये बात तारीफ के काबिल है कि जो पहला बिल है जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम फ्रॉट हिस्ट्री देखें, मतलब इतनी ज्यादा दर्द भरी हिस्ट्री है स्ट्रगल की, विमेन रिजर्वेशन की, जो नया सांसद भवन है इसको पास कर दिया गया है लोकसभा में। इन दिस ऑनगोइंग बैटल, इस ऑनगोइंग बैटल में, एंड सेवरल फॉल्स स्टार्ट्स, बहुत छोटे छोटे स्टार्ट्स भी हुए, मतलब ऐसा लग रहा था कि पास हो जाएगा बट पास नहीं हुआ। डिस्पाइट द राज्यसभा, हालांकि राज्यसभा ने इसको कब पास कर दिया?
इसको पास कर दे 2010 में। तो नॉन वायलेंस वायलेंस की तो बात ही नहीं हो रही, सिचुएशन को बिल्कुल रिवर्स करने की भी बात नहीं हो रही। हाँ, इस जंग में हमने अब डिफिकल्ट पार्ट पास कर लिया, क्रॉस कर लिया है। तो ये जो जंग चल रही है विमेन को वो हक दिलवाने की, उसका अब मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट पास हो चुका है। तो आंसर इज ओनली सी। अरेंज भी कर लो इसको और आंसर बताओ क्या अरेंजमेंट के बाद। वेरी गुड। फ्रेज रीअरेंजमेंट में तो आप लोग चैंपियंस हो गए मुझे लगता है। कुछ कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। इंट्रोड्यूस्ड इन, कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ होगा? न्यू सांसद भवन में। तो इसका मतलब क्या है? ए और सी का पेयर है। ए और सी का पेयर है, तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बी डी ए एंड सी। तो जो फ्रॉट हिस्ट्री है, जो स्ट्रगल की विमेन्स रिजर्वेशन की, और जो भगवान, जस्ट 1 सेकेंड। चलो, हाँ, तो बीडीएसी क्या हो गया? जो फ्रॉट हिस्ट्री है स्ट्रगल की विमेन रिजर्वेशन की, इसको अगर हम समझें और हम इस बात को भी कंसिडर करेंगे, इतने सारे झूठे स्टार्ट हुए कि स्टार्ट इस चीज को पास कर रहे हैं, फिर पास नहीं हुई, राज्यसभा ने पास कर दिया, फिर भी एक्चुअल में फाइनली ये पास नहीं हुआ। इन सब चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो ये बात बहुत तारीफ के लायक है कि जो पहला बिल है जो इंट्रोड्यूस द फर्स्ट बिल जो कि इंट्रोड्यूस होना था न्यू सांसद भवन में, इसको पास कर दिया है लोकसभा ने। बढ़िया। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कोई परेशानी किसी को भी? चलो, अब हम अगले जो पैटर्न हैं इस मॉक टेस्ट के, उनको हम कल की क्लास, नहीं कल तो फ्राइडे है, कल तो आपका कंप्लीट मॉक टेस्ट है, सभी को पता है ना? टुमारो इज फ्राइडे, तो कल हम एसबीआई पीओ का प्री का कंप्लीट मॉक टेस्ट करेंगे। सो वील डू अ कंप्लीट मॉक टेस्ट ऑफ एसबीआई पीओ प्री टुमारो। डायरेक्ट करेंगे क्लास में 9 बजे। तो कल मिलते हैं कंप्लीट मॉक टेस्ट के लिए, यहीं पर मिलेंगे। एंड बस एक हैबिट बना लो बेटा कि परफेक्शन को रेगुलरली करना ही करना है। बहुत बच्चों का भी मैं कमेंट्स पढ़ रही थी आप में से, जो कह रहे थे कि मैम प्री लेवल करवा दो, मैम बेसिक लेवल करवा दो, मैम एसबीआई पीओ का प्री का मॉक टेस्ट करवा दो। कुछ बच्चे कह रहे थे आईबीपीएस पीओ मेंस का मॉक टेस्ट करवा दो। मतलब आप सिर्फ इतना विश्वास रखो कि आप परफेक्शन में रेगुलरली आ जाओ। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आप अगर परफेक्शन में रेगुलरली आओगे तो चाहे आप प्री पे जाओगे, चाहे आप मेंस में जाओगे, आपको ओवरऑल बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और मेरा फोकस रहता है कि मैं आपको 80% मेंस करवाऊं, 20% प्री। क्यों? प्री पढ़ाऊंगी, प्री क्लियर हो जाए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर मेंस पढ़ाऊंगी तो प्री तो क्लियर होगा ही होगा, साथ में मेंस भी क्लियर होगा। क्योंकि जब हम डिफिकल्ट चीजों को करते हैं तो इजी चीजें आसानी से हो जाती है। इजी चीज को करोगे तो इजी भी हो जाए वो भी डाउट में आ जाता है, और डिफिकल्ट तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इसीलिए मेक श्योर करो कि आप हमेशा डिफिकल्ट चीजों को ही करो। उन चीजों को करो जो आपके एग्जाम लेवल से थोड़ी सी ऊपर हो, जिससे कि जो एग्जाम है वो इजी लगे। और यहाँ पे तो कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता बेटा। एग्जामिनेशन में तो टाइमर भी चल रहा होता है ऊपर, इंटेंस प्रेशर भी होता है। तो अगर सेम लेवल में यहाँ करवाऊंगी और सेम लेवल ही वहां पे एग्जाम में जाके मिलेगा तो एग्जाम नहीं कर पाओगे, पेपर में नहीं कर पाओगे। ट्रेनिंग जो होती है वो हमेशा टॉप नॉच लेवल की होनी चाहिए, तभी जंग की फील्ड इजी लगेगी। यस, चलो, तो आज का सेशन एंड करते हैं। मुझे पता है मैंने आप लोगों को वोकैबुलरी की रिकॉर्डिंग्स के लिए बोला हुआ है, ग्रामर की रिकॉर्डिंग्स के लिए बोला हुआ है। थोड़ा सा मुझे टाइम दो, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें साथ में चल रही हैं। मैं एक बार दिल्ली वापस आ जाऊँ, थोड़ा सा सेटल आउट हो जाऊँ, देन मैं आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगी। डोंट वरी एट ऑल।
बस अभी के लिए मेक श्योर करो कि 2 चीजें आपकी किसी भी हालत में मिस ना हो। ये चीज मैं भी मेक श्योर कर रही हूँ कि चाहे कितनी भी एडवर्स से एडवर्स सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपका एडिटोरियल और परफेक्शन मिस ना हो। तो ये चीज मैं भी इंश्योर कर रही हूँ, आप लोग भी इंश्योर करो कि ये 2 क्लासेस किसी भी हालत में मिस ना हो। बहुत अच्छे मार्क्स ऑटोमेटिकली आएंगे अगर आप इन दोनों क्लासेस को, अगर आपने कम से कम 3 महीने अपने एग्जाम से पहले अटेंड किया हुआ है तो। ठीक है, चलो तो आज का सेशन एंड करते हैं। 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and